हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक राज वर्मा और मैं आज आपको बताना चाहूंगा संपत्ति अंतर अधिनियम की धारा 3 और धारा 130 जो की बात करता है इसके एक्शनेबल क्लेम के बारे में, अनुचित दावे के बारे में। अनुचित दावा क्या होता है इसको आज हम समझेंगे। अनुचित दावा का अंतरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले हम बेसिकली इसको समझने के लिए छोटी सी डेफिनेशन अगर बैरेट में आप देखोगे तो उसमें अंडरलाइन करते जाना, जो मैं बताते जाऊं। अगर आप इसकी डेफिनेशन के अंदर आओगे तो नीचे की जो 2 लाइनें हैं वो बात करती हैं। सेक्शन 3 परिभाषा खोलें, उसके अंदर आप देखेंगे उसमें दिया है एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये एक दावा है। कैसा है? ये एक दावा होता है। कैसा दावा? लाभप्रद हित का ऐसा दावा विपरीत है। लाभप्रद हित का ऐसा दावा विपरीत है। लाभप्रद हित जिसमें तुम्हारा लाभप्रद हित होना चाहिए तब वो दावा वैलिड होता है। तो लाभप्रद हित होना चाहिए ऐसा दावा है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो। जिसे आधार प्रदान करने वाला मानता हो कौन? जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो। अनुतोष देने के लिए न्यायालय, सिविल न्यायालय क्या मानता हो? जिसे कैसा दावा? लाभप्रद हित का ऐसा दावा। लाभप्रद हित कैसा होना चाहिए? लाभप्रद होना चाहिए जो सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए कैसा मानता हो? आधार प्रदान करने वाला मानता हो। ऐसा दावा जो कि लाभप्रद हित मानता है, लाभप्रद हित को मानता है सिविल न्यायालय, अनुतोष देने के लिए आधार मानता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ अनुतोष दिया जा सकता है। ऐसा दावा है कि उसके लिए कुछ न कुछ उसको सिविल न्यायालय चाहता है कि कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, आधार मानता है, चाहे ऐसा ऋण या लाभप्रद। अब ऋण, चाहे ऐसा ऋण और लाभप्रद कैसा हो? वर्तमान भी हो सकता है, प्रोद्भवान और सशर्त और समाश्रित। सशर्ती होता है किसी शर्त को लगाकर सामने वाला कुछ मांगना चाहता है, और समाश्रित का मतलब होता है किसी बात पर निर्भर होना, किसी कार्य को करने या ना करने पर निर्भर होना। तो वो समाश्रित है, उस पर भी समाश्रित के लिए मान सकते हैं। तो समाश्रित भी हो सकता है, सशर्त भी हो सकता है और प्रोद्भवान भी हो सकता है, मतलब वर्तमान भी हो सकता है कि वर्तमान में ही कोई चीज ऐसा हो रहा है, ऐसा दावा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसके लिए हमें कौन सा एक्शनेबल क्लेम है, कौन सा नहीं है, उसके बारे में हम देखेंगे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यही पॉइंट पूछा जाता है कि ये एक्शनेबल क्लेम है या नहीं है। इसके बारे में आए तो इसके बारे में दिया गया है कि किस किस को माना है। कुछ जजमेंट से भी माना है और कुछ न्यायालय ने कुछ अपने निर्णय से भी माना है कि कौन कौन से एक्शनेबल क्लेम है। तो कौन कौन सी? बकाया किराए की राशि। किराए की राशि कैसी होनी चाहिए? बकाया किराए की राशि। जैसे कोई मकान तुमने किराए पर दिया और उससे संबंधित वो किराए की राशि जमा नहीं की मकान मालिक को, तो वो किराए की राशि अब बच गई और कब्जा तो मिल गया, लेकिन किराए की राशि बची तो है। मान लो 3 महीने के लिए दिया था उसको, अब 3 महीने के लिए दिया, 1 साल के दे दिया, जिसमें से उसने 6 महीने का किराया दे दिया और 6 महीने का किराया उसका पेंडिंग है। तो 6 महीने के लिए आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो वो बात कर रहा है बकाया किराए की राशि के लिए दावा। दूसरा है भविष्य में होने वाली बकाया राशि। भविष्य में होने वाली, जैसे भविष्य में कहते हैं कि आदमी कि 2 साल बाद ये ऋण तुम्हें मिल जाएगा, अब उसके चलते तुम्हें वो ऋण नहीं मिलता है 2 साल बाद, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए भी दावा लगा सकते हो कि भविष्य में मिलने वाले दावा के लिए वो चीज हो जाता है। अंतःकालीन लाभ। अंतःकालीन लाभ पता? अंतःकालीन लाभ का मतलब है जैसे कोई किसी भूमि पर कृषि की जाती है, उस कृषि के चलते उस संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाना। जैसे कृषि तो तुम कर ही रहे थे, तुम्हें वो पट्टे पर दिया और तुमने उस पर कृषि स्टार्ट करी। अब कृषि के साथ साथ में जब उस जमीन के बगल से एक हाईवे निकल जाता है, उस हाईवे निकलने से उस जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, उससे उस पर लाभ कमाया जा सकता है। तो वो होता है अंतःकालीन लाभ। ठीक है। उसके बाद आता है जीवन पॉलिसी। अंतःकालीन लाभ को हम सीपीसी में और अच्छे से समझेंगे। सीपीसी में इसके बारे में डेफिनेशन भी दी गई है। अगर आप डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे सेक्शन 2,
के अंतर देखेंगे तो शायद सेक्शन 211 करके दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसके बाद जीवन पॉलिसियां, जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो भी इसके लिए अंतर्गत आ सकते हैं कि जीवन पॉलिसी के लिए जो दावा लगाया जाता है वो भी एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत आता है। लॉटरी में भाग लेने का अधिकार, लॉटरी में भाग लेने का अधिकार और लाभ का दावा, लॉटरी में भाग लेने का अधिकार और इसके लिए लाभ का दावा तुम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। जैसे भी इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी चीज हम बात कर रहे हैं उसमें सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार मानता है। अगर उसके लिए आधार मानना है तो वो दावा वैलिड है, अन्यथा नहीं। अदत्त मेहर ऐसी मेहर है जो कि शादी के समय दी जाती है किसी मुस्लिम महिला को, किसी मुस्लिम महिला को शादी के समय दी जाती है, लेकिन उस शादी के समय नहीं दी गई। उस स्थिति में तुम क्या करोगे? उस स्थिति में उसके लिए दावा जो लगाया जाएगा उसे आप एक्शनेबल क्लेम, अनुज्ञ दावा कहेंगे। अदत्त मेहर वाला मतलब देना थी मेहर लेकिन मेहर नहीं दी, तो मेहर की राशि वापस पाने के लिए मुस्लिम महिला अपने दावा लगा सकती है। अदत्त मेहर का दावा कहते हैं उसे, अदत्त मेहर के लिए दावा। अग्रिम धनराशि की वापसी, अगर कोई धनराशि मैंने किसी को दे दी थी और मैं उससे मांग रहा हूं तो वो धनराशि मुझे नहीं दे रहा है, तो अग्रिम धनराशि के लिए वापसी के लिए दावा। किस किस को नहीं माना है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है इसमें कि किस को हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखना पड़ता है कि किस चीज को हम इसके अंतर्गत नहीं मान सकते, मतलब अनुज्ञ दावा कौन कौन से नहीं है। तो डिग्री, डिग्री के लिए कोई अनुज्ञ दावा नहीं लगाया जा सकता। डिग्री, डिग्री क्या होती है? डिग्री की आप सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है कि ये किसी भी निर्णय का एक एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। जब आप निर्णय, जब कोई सिविल न्यायालय किसी प्रकार का निर्णय देता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर डिग्री पास की जाती है। उस डिग्री में होता है उस निर्णय में जो भी सामने वाले को मिला, मतलब उस निर्णय का एग्जीक्यूशन पार्ट उस डिग्री में डाला जाता है। तो डिग्री तभी निर्णय आने के 15 दिन के बाद डिग्री तैयार की जाती है जिसमें एग्जीक्यूशन पार्ट होता है डिग्री, जिसमें 2 पक्षकार होते हैं, डिग्रीदार और निर्णय देनी, जजमेंट डेप्टर। तो डिग्रीदार और निर्णय देनी जो 2 उसमें पक्षकार होते हैं। तो निर्णय देनी जिसके पक्ष में डिग्री आती है उसे निर्णय देनी कहते हैं, और नहीं डिग्रीदार कहते हैं। और निर्णय देनी किसे कहते हैं? जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पास की जाती है तो उसे निर्णय देनी कहते हैं। उसके बाद अपन आएंगे संविदा उल्लंघन में क्षतिपूर्ति का दावा। संविदा उल्लंघन, किसी प्रकार का संविदा उल्लंघन कर दिया जाता है और क्षतिपूर्ति के लिए उसके लिए दावा लगाया जाता है। जैसे आप संविदा अधिनियम की धारा 73 में पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि संविदा के उल्लंघन में क्षतिपूर्ति का दावा। तो उस स्थिति में भी तुम इसमें सूट नहीं लगाएंगे, उसे एक्शनेबल क्लेम नहीं कहेंगे, उसे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफिक पालन कराने के लिए, उसका विशिष्ट पालन कराने के लिए आप दावा लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिविल वो पढ़ना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराते हैं। एक्शनेबल क्लेम नहीं कहेंगे उसे। उसके बाद बात करें अपन कि कॉपीराइट का दावा, किसी प्रकार के जो कोई कॉपीराइट का दावा, जो तो आप समझी जाएंगे कि कॉपीराइट का दावा जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कुछ नेट पर डालता है या कुछ भी करता है, उसका व्यक्ति कॉपी करके, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि तुमने मेरी कॉपी करी, तो उसके लिए कोई दावा लगाता है तो उसे भी एक्शनेबल क्लेम नहीं कहेंगे। इसके बाद अपन सेक्शन 130 पर आएंगे। 130 में दिया गया है कि एक्शनेबल क्लेम का अंतरण कैसे होता है। तो अंतरण कैसे होता है उसके लिए अपन को सेक्शन 131 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 131 में दिया गया अंतरण की सूचना। अंतरण की सूचना कैसी होगी? सबसे पहली बात, इसका अंतरण तो दिया गया 130 में, केवल यही पूछा जाता है कि इसका अंतरण कहाँ मिलता है, तो सेक्शन 130 में। उसके बाद सेक्शन 131 में आओगे, उसमें दिया गया अंतरण की सूचना। तो अंतरण की सूचना कैसी हो सकती है? लिखित और अंतरक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। कैसी होती है? अंतरक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और लिखित में होनी चाहिए उसकी सूचना, तब वो एक्शनेबल क्लेम की सूचना मानी जाती है और उसे मतलब कही जाती है। ठीक है।
तो आगे आने वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड पॉइंट और समझेंगे। और संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो लास्ट वीडियो थी, जो कि मेरी फर्स्ट लास्ट वीडियो भी है, इस एक्ट की लास्ट वीडियो है। इसके बाद और भी हम एक्ट को समझेंगे।